चेयरमैन जेनेट येलेन के बयान से पहले अमेरिका में मिलाजुला कारोबार, नैस्डैक में मामूली तेजी। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सवालों के जवाब देंगी येलेन। एशियाई बाजार हरे निशान में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बने रिपब्लिकन कैंडिडेट, अब सीधा मुकाबला हिलरी क्लिंटन से। आज से जून वायदा की शुरुआत, क्या बाजार में जारी रहेगा तेजी का जश्न या फिर लगेगा ब्रेक, बताएंगे बुलेटिन में आगे। मैं राज्य सरकार को आग्रह करता हूं और मैं शुगर मिलों को चेतावनी देता हूं, इतने साल आपने किसानों के साथ जो किया है अब आपको नहीं करने दिया जाएगा। सहारनपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी मिलों को चेतावनी, कहा किसानों का पैसा नहीं चुकाया तो मुश्किल होगी, गन्ना किसानों को दिया आय दुगनी करने का भरोसा। 8 साल बाद मुनाफे में आई जेट एयरवेज, बीपीसीएल ने किया एक पर एक बोनस का ऐलान। यूनाइटेड स्पिरिट्स के बेहद कमजोर नतीजे। और आ जाएंगे एसबीआई और भेल के नतीजे। एसबीआई के मुनाफे में 50% से ज्यादा गिरावट का अनुमान। बीईएल, एचपीसीएल, आईओसी, डीएलएफ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स और पुंज लॉयड के नतीजों पर भी रखी नजर। और आज से बैंक निफ्टी ऑप्शंस के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की होगी शुरुआत। जून कॉन्ट्रैक्ट में 30 यूनिट का होगा एक लॉट। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत भाई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान जो इस नई सीरीज में आपकी क्या रणनीति हो ये बताएंगे। जी हां, powermywealth.com के फाउंडर संदीप वागले और इनॉफ वेंचर्स के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा। लेकिन प्रदीप, अब क्या तेजी के बेहतरीन 2 दिन रहे हैं और क्या समाप्ति हो रही है। इस हफ्ते की 4% की रैली एक ही हफ्ते में भारतीय बाजारों ने बना ली है। अब हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ये बताइए कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूएस के मार्केट्स में 2 दिन के बाद देखने को मिला, या आपको लगता है कि आज करेक्शन थोड़ा ज्यादा गहरा सकता है? एक अच्छी पार्टी के बाद हैंगओवर होता है। होना चाहिए, क्योंकि बहुत झटका लगा, और सबसे ज्यादा जो झटका लगा वो तो उन कॉल राइटर्स को जो 8000 पे बहुत ही कॉन्फिडेंट बैठे हुए थे। पिछली कई सीरीज से लगातार मुनाफा कमा रहे थे और उन्हें तो पूरा विश्वास था कि 8000 तो टूटना नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए 8000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्टूबर 2015 के बाद पहली बार 8000 के ऊपर हमने एक्सपायरी दी है। लेकिन आप अक्टूबर के पहले की भी 4 सीरीज आप देखिए, हम सीरीज के दौरान 8000 से नीचे जाते थे, कई बार 700, 700 तक गए, लेकिन एक्सपायरी के दिन रिकवर हो जाते थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड था। 8000 के नीचे एक्सपायरी होती ही नहीं थी। बिल्कुल। और एक बार होने लगी तो लगातार 6 एक्सपायरी फिर नीचे ही दिखी, पैनिक दिखा, गिरावट आई। तो 8000 के ऊपर और 8000 के नीचे आप ये कह सकते हैं कि बुल और बेयर जोन है। अभी जो 7000 से 9000 की रेंज चल रही है उसके बीच में, तो हम बुल जोन में एंटर हो गए हैं। लेकिन जिस रफ्तार से पिछले दिनों में तेजी आई है, अब देखिए बुधवार तक एफआईआईज इतना उत्साह नहीं दिखा रहे थे, तो पिछले 2 दिनों में ही केवल वहां भी बड़े आंकड़े आपको देखने को मिले हैं। तो 2 दिनों के अंदर काफी पैसा आ गया। 2 दिनों के अंदर शॉर्ट लगातार ट्रैप हुए, उन्होंने कवरिंग कर ली। काफी सेलिब्रेशन जो हमारे बाजार में दिखा, तो डीआईआईज का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा आखिरी 2 दिनों के दौरान। तो ये सारे मुझे लगता है कि अपना एम्यूनेशन काफी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, और ऐसे में इस ओवरबॉट मार्केट के अंदर शायद बाजार आपको अटकता हुआ ही दिखाई देगा। तो मुझे तो आज यही लगता है कि आपको एक उछाल के दौरान निकलने का मौका ढूंढना चाहिए या फिर बेचने का मौका ढूंढना चाहिए। करीब 8130 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस के तौर पे देख सकते हैं, और एक बार की करेक्शन आएगा। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं 8000 या 7990 या 8010 जो टारगेट आप नीचे की तरफ लेके चले, ये पूरी तरह से इंट्राडे के नजरिए से स्ट्रैटेजी बन रही है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के रुख पे मार्केट चलेगा। बिल्कुल। अगर ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग रहे तो आप 8000 से नीचे अब नहीं जाएंगे। ग्लोबल मार्केट वीक हुए तो आप 7900 से नीचे नहीं जाएंगे। तो उस स्थिति में आप गिरावट में जरूर खरीदारी करें। 7900 तो मुझे टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए आप ये डिफरेंशिएशन जरूर रखें। ये जो हम सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो 1 या 2 दिन या इंट्राडे का नजरिया है। पोजिशनल व्यू से हफ्ते भर के आसपास का भी अंदाजा अगर आपको रखना है
तो बाय ऑन डिप्स होगा। बिल्कुल, तो पोजिशनल हो तो बाय ऑन डिप्स, और इतनी अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेशन तो बनता ही है या फिर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन एसजीएस निफ्टी इस तरह के कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है। जी हाँ, 2 दिनों की तेजी के बाद, जबरदस्त तेजी के बाद आज भी एसजीएस निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि 20 अंक ऊपर आज शुरुआत हो सकती है। 8100 ये दिखा रहा है स्तर एसजीएक्स निफ्टी, और सबकी नजरें रहने वाली हैं आज देर रात फिर जेनेट येलेन के क्या स्टेटमेंट्स निकल कर आते हैं, Q1 का जीडीपी आंकड़ा किस तरह का आता है यूएस में, इस पर नजर होगी। लेकिन वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप वागले जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, सीरीज का नया दिन है, पहला दिन है, तेजी करेंगे या फिर आपको लगता है कि थोड़ा कॉशियस होना सही है इतनी अच्छी रैली के बाद? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग प्रदीप। मैं समझता हूं कि कॉशियस होना ठीक है, प्रॉफिट बुक करना ठीक है, लेकिन शॉर्ट जाना ये ऑप्शन नहीं है। लास्ट 2 या 3 दिन से हम बोल रहे हैं ये टारगेट्स, ऊपर के टारगेट्स एक एक करके रिवाइज होते जा रहे हैं, और मैं वही करूंगा। रादर देन सेलिंग फॉर अ 50 पॉइंट करेक्शन, मैं समझता हूं कि वेट फॉर अ 40-50 पॉइंट करेक्शन और बाय करे। जिस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मुझे कहीं भी 50-60 पॉइंट के ऊपर करेक्शन नहीं लगता है, और अगर वो आता है तो उसमें बाइंग करनी चाहिए। मेरा 8150 का टारगेट रहेगा, जो आज शायद ना आए, कंसोलिडेशन हो जाए। और एक बात समझ के चलिए, कभी कभार कंसोलिडेशन ही अच्छा होता है, अगली मूव आने के लिए दैट सेट्स द पेस। तो इन दैट सेंस मैं वो ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। बहुत ज्यादा जल्दी जाते ऊपर तो गिरता भी फास्ट है, तो मैं 8150 का टारगेट ये करूंगा, ये 2-3 दिन में आना चाहिए। उसके बाद 82-8250 तक जा सकता है, और 7950 जो प्रदीप ने 7900 का, मैं जून फ्यूचर्स के लेवल्स देता हूं। 7950 के नीचे जाना नहीं चाहिए। आवरली क्लोज में अगर हो जाता है तो फिर मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा। बिल्कुल, तो बाजार तेजी के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में जरूर आ सकते हैं। विजय, सीरीज की शुरुआत है, हम आमतौर पे देखते हैं कि सीरीज के पहले दिन पोजीशन थोड़ी हल्की होती है तो नई पोजीशन लेना आसान होता है, लेकिन आज जेनेट येलेन की बहुत ही अहम स्पीच है और उसके बाद पता नहीं अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, तो आप क्या राय दे रहे हैं ऐसे बाजार में? देखिए, हम 2-3 चीजें तो आप बोल चुके हैं कि इतनी तेजी के बाद थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो, थोड़ा सा करेक्शन हो, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन भी है। तो मार्केट्स को थोड़ा सा वॉलेटाइल देखता हूं मैं। और उसके अलावा जैसे आपने कहा कि आज एक रात को यूएस की कमेंट्री, यूएस फेडरल रिजर्व के हेड की कमेंट्री आनी है, और जिससे ग्लोबल मार्केट्स कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा, थोड़ा सा आज एग्रेसिव ट्रेड्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं पे अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हों तो उनको प्रॉफिट्स को लेके वन शुड सिट ऑन द साइडलाइंस विद कैश इन हैंड, और फिर देखेंगे कि आगे आने वाले सत्रों में किस तरीके से बाजार बिहेव करता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक मेजर ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने 8000 के ऊपर, संभवतः हम 8200-8300 की तरफ भी जाएं। और जो अर्निंग्स आई हैं, मैं कहूँगा कि दे आर नॉट बैड, बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को हटा लें तो ओवरऑल अगर आप जितने मेजर कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स को देखें तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्टरी शब्द में बोलूँगा अर्निंग्स को लेके। तो एसबीआई के रिजल्ट्स अभी बाकी हैं, देखते हैं वो किस तरीके से अपने रिजल्ट्स देते हैं। थोड़ा सा बैंकिंग में झटका लग सकता है अगर एसबीआई के रिजल्ट्स काफ़ी खराब आए, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है, और आने वाले 1-2 तिमाहियों में भी मुझे लगता है कि प्राइस्ड इन है जो बैंक्स अपने एनपीएस निकाल के रखेंगे। तो आई थिंक दैट मार्केट शुड कंसोलिडेट अराउंड दीज लेवल्स, और फिर हम 8200-8300 की ओर जाते हुए दिखेंगे। ओके, तो 8200-8300 के लिए तैयार हो रहा है बाजार। कंसोलिडेशन का दिन देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रदीप, देखना होगा क्या अच्छी तेजी जो दिग्गजों में देखने को मिली है उसके बाद आज मिड कैप्स का भी दिन हो सकता है, तो वहां पर भी नजर होगी कौन से वो मिड कैप्स हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद है। इस सब पर बात करेंगे। संदीप वागले जी और विजय चोपड़ा की राय भी आपके सामने पेश करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक। लेकिन प्रदीप, एफआई और एफएनओ देखिए, आप खरीदारी हुई है वहां पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से जोर की खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से। करीब 580 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईएस ने की है, और एफएनओ में तो परसों देख रहे थे 5000 करोड़ रुपए की बाइंग थी, और कल की बाइंग भी देखिए 2300 करोड़ रुपए की। देखिए, शॉर्ट्स तो एफआईएस ने बनाए थे और उन्होंने ही कवर किए हैं, ऐसा लगा है, जिसकी चलते इतनी अच्छी तेजी बनी है। यस एंड नो, क्योंकि आपकी बात सही है। पिछले 2 दिनों में एफआईएस ने जो जिस तरह से काम किया है, मंगलवार तक वो स्पोरेडिक थे, कभी यहां लिया, कभी वहां बेचा, कभी इधर कवर किया, कभी उधर आर्बिट्राज किया, वही था। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो ट्रेड हुआ है, आपकी बात सही है कि कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग भी बने हैं,
और खास तौर पे कल तो इतना नहीं, लेकिन बुधवार को एफआईआईज ने बड़े लॉन्ग बनाए थे, तो एक बार उन्हें भी लग रहा था कि मार्केट में अपस्विंग आएगी, लेकिन 8000 के ऊपर इस रफ्तार से निकल जाएगा, शायद वो अंदाजा नहीं था। इसलिए कल आपको थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव दिखाई दिए होंगे, एक्सपायरी पे ज्यादा फोकस था। ये बात आपकी सही है कि एफआईआईज ने शॉर्ट्स काटे हैं, खासतौर पे ऑप्शंस पे। आप जो बाइंग के बड़े बड़े आंकड़े देख रहे हैं, तो वो ऑप्शन बेच के खड़े थे। और आप देखिए, ऑप्शन बेचते तो बड़े खिलाड़ी हैं, एचएनआईज बेचते हैं या इंस्टीट्यूशंस बेचते हैं। जो छोटा प्लेयर है वो हमेशा ऑप्शन लेकर चलने की कोशिश करता है, और आपने देखा कि राइटर्स इस बार फंसते हुए नजर आए, तो कुछ कंट्रीब्यूशन उसका भी है, लेकिन एक मूड थोड़ा पॉजिटिव जरूर हो चुका है। पर यह मानना कि 2 दिन में 1100 पॉइंट की सेंसेक्स की तेजी के बाद आज फिर एफआईआईज लॉन्ग कर रहे होंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि डाउ, अगर आप देखिए पिछले कई महीनों से हेमंत, हमने तो एक ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन डाउ 18,000 के ऊपर नहीं निकलता। और हम देखिए कल भी 17,900 के बहुत करीब आ गए थे, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। तो इसलिए जब तक वहां पे ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक एफआईआईज यहां हर लेवल पर बाइंग नहीं करेंगे, वो गिरावट पर बायर होंगे, वो थोड़ा सा अपनी रेंज बदल के इस बार ट्रेड कर रहे होंगे, लेकिन उनसे कंटिन्यूअस सपोर्ट की उम्मीद शायद हमें नहीं करनी चाहिए। 8,000 के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेशन का वो भी इंतजार करेंगे, या फिर वो एक डाउ में ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप देखिए अगली सीरीज के लिए अब जो पोजीशन बनी है, ऐसा लगता है कि अगली सीरीज की पोजीशन में भी थोड़ा एडजस्टमेंट होना बाकी है, क्योंकि आप देखिए 8,000 पे काफी सारे कॉल अभी भी खड़े हुए हैं, और 8,200 हालांकि टॉप है, पर 8,000 दूसरा सबसे अहम कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि हम उसके ऊपर आ गए हैं। तो 8,200 ऊपर फिलहाल एक अगला टारगेट शायद दिखाई दे रहा है। संदीप भी कह रहे थे 8,250, तो 8,250, 8,300 ये ज्यादातर लोग अपने टारगेट्स लेकर चल रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए शायद 8,200 सबसे अहम ऊपर की तरफ एक सीलिंग बनी है नई सीरीज के लिए। नीचे लेकिन आप देखिए तो पूरा खाली है, 7,500 पे जाकर के पुट राइटर्स खड़े हुए हैं, तो नीचे की तरफ ये हम 7,500 और ऊपर 8,200 ये रेंज फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा मानना है ये आपको आगे धीरे धीरे एडजस्ट होते हुए नजर आएगी, क्योंकि 2 दिनों में मार्केट का मूड जिस तरह से बदला है, ऑप्शन ट्रेडर्स शायद अपनी रणनीति उतनी तेजी से नहीं बदल पाए। इस सीरीज में तो मजबूरी थी, इसलिए पोजीशन स्क्वायर ऑफ की गई। अगली सीरीज में अभी आपको ये रेंज धीरे धीरे शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगली सीरीज की ये रेंज तो हरगिज नहीं है। अगली सीरीज की रेंज को अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट होना है, और काफी ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हो सकती है अगर मॉनसून सही समय पर आए और अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो। तो इस सीरीज में अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, वो मॉनसून के ऑनसेट और उसके प्रोग्रेस के ऊपर होनी चाहिए। जेनेट येलन से तो प्रदीप लोग मान रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स वो जो भी दें, इस इंपॉर्टेंट ब्रेक्सिट के वोटिंग से पहले कम से कम ब्याज दरें बढ़ाएंगी तो वो नहीं, इस तरह के एक राय भी मार्केट में चल रही, तो देखना होगा। लेकिन जेनेट येलन जो भी बोलेंगे वो थोड़ा हॉकिश होने की ही आशंका अधिक दिखाई दे रही है। बाजार को प्रिपेयर कर रही है दरअसल रेट हाइक के लिए, लेकिन जून से ज्यादा जुलाई में होगा ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। तो इस सीरीज में शायद ब्रेक्सिट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, शायद मॉनसून का प्रोग्रेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए इस पर और विस्तार से आगे बात करेंगे मैक्रोस पर, लेकिन आज के लिए कौन सा वो टॉप कॉल है जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं, बताइए संदीप। एक शेयर जो आप ट्रेड करना चाहेंगे आज सुबह खुलते ही? हेमंत, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स ये 1 महीने के कंसोलिडेशन से कल निकला है, और 315 का बहुत ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस उसमें से ब्रेकआउट दिया है, और एक काइंड ऑफ अ फ्लैग पैटर्न जो बना है, जो मुझे ये सजेस्ट करता है कि अगले कुछ हफ्तों में अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। तो मैं इसमें 313 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंड करूंगा विद अ टारगेट ऑफ 332। ओके, M&M फाइनेंशियल्स वो स्टॉक है जहां पर तेजी की कॉल है। 332 और 313 ये 2 लेवल है। 332 का टारगेट, 313 पे लगाए एक स्टॉप लॉस, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ये रिकमेंडेशन आती हुई। विजय, आपको कौन सा स्टॉक पसंद है? मुझे 2 स्टॉक्स, अब DCM श्रीराम एक स्टॉक है जिसने कल भी एक अच्छी तेजी दिखाई थी, करीब 193 पे ये क्लोज हुआ था। मुझे लगता है कि 200 के इंट्राडे टारगेट के लिए, और अगर कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसको लेना चाहता है, तो मुझे लगता है कि 210, 215 का स्तर भी टच कर सकता है, तो इसको लिया जा सकता है। और एक 187 का स्टॉप लॉस मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। 187 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी की पोजीशंस बनानी चाहिए। 12% का जोरदार उछाल यहां पर देखने को मिला था। विजय, आप कह रहे हैं 2 स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है, दूसरा कौन सा है? दूसरा स्टॉक मैं सीमेंस रिकमेंड करना चाहूंगा। मुझे लगता है काफी टाइम तक ये स्टॉक सुस्त रहा, करीब 1186 के स्तर पे ये स्टॉक कल क्लोज हुआ था,
मुझे लगता है ये 1210 का टारगेट बहुत जल्दी टच करेगा 1 से 2 दिन में, तो इसको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है। और उसमें एक स्टॉप लॉस भी रिकमेंड करूंगा मैं 1165 का। ओके, डीसीएम श्रीराम में इंटरेस्टिंगली हेमंत कल आखिरी आधे घंटे में बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हुए थे और आज देखना होगा कि क्या वो मोमेंटम आज भी बरकरार रहता है। आप देख सकते हैं 12% चढ़ के तो ये स्टॉक बंद हुआ ही है कल, लेकिन ये कंटिन्यूअस बाइंग थी, ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन तो इस स्टॉक पर सबकी नजर रहने वाली है कि आज वो बाइंग होती है, आगे फॉलोअप, लेकिन हमारे एक्सपर्ट की टॉप पिक है, इस पर नजर रखिएगा। लेकिन बाकी के 5 एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आइए आपके सामने उनकी राय पेश करते हैं। किरण यादव कह रहे हैं कि खरीदारी करने का ही आपको ध्यान रखना चाहिए, 8200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आज। 8000 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ध्यान रखिए 8200 के जो टारगेट्स वो दे रहे हैं वो 2 से 3 दिनों के लिए है। मनोज सचदेव, हेड ऑफ रिसर्च हेम सिक्योरिटीज के, इनकी कॉल आपको बताते हैं। निफ्टी पे बाय कॉल है, 8030 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 8150 के टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना चाहिए। AK प्रभाकर, हेड ऑफ रिसर्च IDBI कैपिटल के, और ये भी तेजी की तरफ ही ध्यान रखने की बात कह रहे हैं। 1 से 2 दिन का टारगेट इनका भी 8200 का है, 7980 का स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं विकास सालुखे की कॉल आपके सामने, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के, इनकी भी एक बाय कॉल आ रही है। स्टॉप लॉस 7970 और टारगेट 8100 के 2 से 3 दिन के लिए ये स्ट्रैटेजी है। अनुज दीक्षित की राय भी आपके सामने, यूनियन एडवाइजर्स के, और वो भी कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। 8180 का टारगेट वो दे रहे हैं 7970 के स्टॉप लॉस के साथ, और इनका भी लक्ष्य जो है वो 1 से 2 दिन का है। तो करीब पांचों के पांचों एक्सपर्ट बुलिश हैं भारतीय बाजारों पर आज। और देखिए आज के लिए टारगेट देने के बजाय 1 से 2 दिन का व्यू सब देना चाह रहे हैं। 8100 से 8200 की बात सब कर रहे हैं, तो आज शायद कंसोलिडेशन हो, लेकिन तेजी का ध्यान रखें, ये एक टेक अवे आज नजर आ रहा है। बिल्कुल, और किसी भी ट्रेडर को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आप ये पक्का करके उतरें कि आप 2020 खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं या टेस्ट खेल रहे हैं। अगर आप इंट्राडे के हिसाब से पोजीशन ले रहे हैं तो अलग होगी, पोजीशनल ले रहे हैं तो दूसरी होगी। बिल्कुल, चलिए लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे वो कौन से टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही देखिए जो नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, जेट के अच्छे नंबर्स आए, टाटा केमिकल्स के अच्छे नंबर्स आए, बीपीसीएल ने नतीजों के साथ 1:1 का बोनस भी दे दिया, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स ने किया है निराश। इन नतीजों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। और एसजीएस निफ्टी देखिए यही संकेत दे रहा है कि एक अच्छी शुरुआत आज भारतीय बाजारों की हो सकती है। नई सीरीज का पहला कारोबारी दिन बेहतरीन ओपनिंग वाला हो सकता है, ये संकेत मिलते हुए एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका, एक बार फिर नजर डालते हैं कुछ खास नतीजों पे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए। चौथी तिमाही में जेट एयरवेज के लिए अच्छी खबर आई है। एयरलाइन पहली बार घाटे से मुनाफे में आ गई है। इस तिमाही में 1729 करोड़ के घाटे के मुकाबले 397 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया गया है। वहीं आय भी बढ़कर 5245 करोड़ हो गई है। वहीं 340 करोड़ के एबिडा लेवल पर घाटे के मुकाबले 816 करोड़ का एबिडा पे मुनाफा रहा है। अन्य आय में हालांकि कमी आई है। फ्यूल खर्च भी गिरकर करीब 1000 करोड़ रुपए रहा है और ये शायद बहुत बड़ी वजह है इस टर्न अराउंड की। बिल्कुल, तो जेट एयरवेज पर आज नजर होगी और नजर रखिए बीपीसीएल पर भी। जी हां, कल बाजार बंद होने के बाद इन्होंने जो नतीजे पेश किए हैं उस पर नजर रखिए। मुनाफा जरूर आपको थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है, 11% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है और आय में 44,197 करोड़ रुपए की इन्होंने दर्ज करी है। लेकिन जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो बोनस का है। इसकी बाजार को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, 1:1 का कंपनी ने बोनस का ऐलान किया है। तो आज देखना होगा बोनस के ऊपर ये शेयर किस तरह की चाल दिखाता है, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे इसके ऊपर। एक छोटे से ब्रेक के बाद दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर इस शेयर ने समाप्ति दी थी। लेकिन और कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पर होना चाहिए, सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर खबरों में, सुर्खियों में। पहला स्टॉक होगा आरपीजी लाइफ साइंसेज का, जहां पर आप एक तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन कारोबार का विस्तार करने वाली है यह कंपनी। अंकलेश्वर में बायोटेक यूनिट को बेचने के लिए बोर्ड की मंजूरी भी मिल गई। साथ ही नजर रखिएगा सन फार्मा पर भी। जी हां, जो इनकी इजराइल की सब्सिडरी है टेरो,
उसने विदेश में अपने नंबर्स पेश किए और नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं। सेल्स देखिए करीब करीब 8.5% बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए करीब 18% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स 63% से बढ़कर 69% हो गए हैं। हर पैमाने पर अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेज भी काफी बुलिश हैं इन नतीजों के बाद। क्रेडिट स्विस कह रहा है कि वो पॉजिटिव हैं, चौथी तिमाही के टैरो के नंबर्स अच्छे लगे उनको, और वो ये भी कह रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही वो पॉजिटिवली सरप्राइज हुए हैं इन नंबर से। तो अब सन फार्मा के नंबर्स आने वाले हैं सोमवार को और ये भी अच्छे रहेंगे। बाजार कम से कम ये मानकर चलेगा तो पॉजिटिव टिक्स के साथ ये शेयर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। प्रदीप, इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन सभी पर होगी नजर और यहां पर दबाव देखने की आशंका है। इनफैक्ट आईटी और फार्मा शेयरों के लिए बुरी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी वोट्स हासिल कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो उनके बाद H-1B वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है आईटी कंपनीज के लिए, ये खबर। लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए कि वो अभी राष्ट्रपति नहीं बने हैं, वो केवल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने हैं। हिलरी क्लिंटन से उनका कड़ा मुकाबला बाकी। बिल्कुल, और नोवार्टिस के स्टॉक पर नजर रखिएगा। जो ओपन ऑफर का जो प्राइस, बायबैक का माफ कीजिएगा, जो प्राइस दिया गया है वो करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर दिया है। देखिए कल इस शेयर ने करीब 827 रुपए पर समाप्ति दी है और 760 रुपए पर टेंडर बायबैक दिया गया। यानी आपके पास शेयर हैं तो आप भेजिए और 760 रुपए पर कंपनी उसको ले लेगी। तो जाहिर सी बात है क्योंकि जो भाव है वो नीचे का आया है, 290 करोड़ रुपए कुल खर्च करने वाली है ये कंपनी इस बायबैक पर। तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे का नजर आ रहा है। साथ ही नजर होगी शिपिंग कॉर्पोरेशन पे, जहां कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। मार्च तिमाही में यहां करीब 7 करोड़ रुपए का घाटा आया है, जहां पर 105 करोड़ रुपए का मुनाफा था। आमदनी अगर आप देखें तो वो भी घटती हुई नजर आई है, 8.5% के आसपास। मार्जिन अगर आप देखें तो आधे से भी कम हो गई है, 29-30% के दायरे से घटकर 13% के करीब मार्जिन, 14% के भी नीचे आती हुई नजर आ रही है। तो इस स्टॉक के लिए ये बुरी खबर है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप वागले जी और विजय चोपड़ा जी। आज जो एक नतीजा जो सबसे ज्यादा कमजोर मुझे लग रहा है चोपड़ा साहब, उस पर आपसे राय लेना चाहूंगा और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का नंबर्स। आप देखिए हर पैमाने पर कमजोर नंबर्स पेश किए हैं, मार्जिन्स घटे हैं, एडवर्टीजमेंट पर स्पेंड 42% ज्यादा होने के बावजूद 6.25% मार्जिन्स यहाँ पर कमजोरी भरे आए हैं। ये बताइए यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए आज क्या कॉल है और इस सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक सेक्टर की बात है, इस सेक्टर में हमने एक बहुत मेजर तेजी देखी है। अगर आप जितने भी लिकर रिलेटेड स्टॉक्स देखें तो उनमें बहुत तेजी देखने को मिली हमें पिछले एक साल से, लगभग एक साल में। बट मुझे लगता है यूएसएल ने जिस तरह से रिजल्ट्स पेश कर रही है, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इसमें 5% तक की गिरावट भी देखने को मिले। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर गिरावट में ये स्टॉक मिलता है 5 से 6% नीचे, तो विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसमें बाइंग की जा सकती है। बट फिलहाल मुझे लगता है थोड़ी सी कमजोरी रहेगी। ओके वहीं दूसरी तरफ अगर आप जेट पे नजर डालें, जैसे कि हमने आपको बताया कि 7 साल के बाद मुनाफे में आती हुई ये कंपनी नजर आई है। खास बात जो साफ तौर पे नजर आ रही है, हमने बीपीसीएल भी देखा और जेट भी देखा, तो फ्यूल सप्लायर थोड़े दबाव में है, इसलिए बायर जो सबसे बड़े बायर्स हैं एविएशन, उनको फायदा हो रहा है। लेकिन ये नतीजे जो हम देख रहे हैं विजय, ये मार्च क्वार्टर के हैं और तब से लेकर अब तक फ्यूल के दाम, क्रूड के दाम फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो क्या आप इस नंबर को देखकर तेजी की सलाह देंगे या कॉशियस रहेंगे? देखिए, मैं कहूंगा कि अभी भी एविएशन में फिर भी बहुत स्टीम बाकी है। अगर आप लोड फैक्टर देखें तो लोड फैक्टर भी बढ़ रहा है। अगर सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, इसके साथ साथ लोड फैक्टर बढ़ा है। जब लोड फैक्टर बढ़ता है तो रेवेन्यूज बढ़ते हैं, रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो आई थिंक जितने भी एयरलाइंस हैं, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, चाहे वो जेट एयरवेज हो, या जो नए एंट्रेंट्स हैं विस्तारा जैसे, सब लोगों के लोड फैक्टर्स बढ़े हैं और उन्होंने अपने सेक्टर्स काफी रिवैम्प किए हैं। और मुझे लगता है कि जेट एयरवेज में खास करके मैं कहूंगा कि 700 तक का स्तर में देना चाहूंगा कि यहां तक तो स्टॉक कंफर्टेबली पहुंच सकता है। और हो सकता है आज भी अच्छी तेजी देखने को मिले, तो 630-640 हो सकता है कि आज ही देखने को मिले, क्योंकि काफी तेज चलता है ये स्टॉक और जो रिजल्ट का पॉजिटिव रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं दिखेगा।
ये भी बात आपकी सही है कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है क्रूड, यहाँ से 60-70 तक भी चला जाता है, तब जाके मैं कहूँगा चिंताएं बढ़ेंगी। मगर अभी भी मैं कहूँगा ग्लोबल सिचुएशंस जो हैं, ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, वो इतनी भी डिफरेंट नहीं हुई हैं। तो अभी देखना होगा कि क्रूड में कितनी और तेजी बनती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा तेजी बनने वाली है। चलिए 630-40 तक आराम से जा सकता है ये शेयर। अच्छी नतीजों के बाद एक रैली यहां पर बन सकती है। लेकिन बात करेंगे अब टाटा केमिकल्स की। आपको याद होगा इसी शो में कल हमारे एक्सपर्ट संदीप पागले जो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में है, वो कह रहे थे कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, नंबर्स अच्छे हम आपको बता रहे थे कि आएंगे, और वो कह रहे थे कि चार्ट देखकर लग रहा है कि एक और रैली यहां पर अच्छी बन सकती है। आप देखिए घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 74 करोड़ रुपए के लॉस के मुकाबले 242 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पेश किया है। एबिटा मार्जिन देखिए 11% के सामने अब 13% क्या है। टाटा केमिकल्स जिन्होंने कल आपकी बात सुनकर खरीदारी करी थी, ये बताइए आज मुनाफा वसूल ले या और रैली बन सकती है? कौन से स्तर आज इंपॉर्टेंट है इस शेयर के लिए? हेमंत 428 का स्टॉप लॉस रख के खड़े रहे, क्योंकि मुझे लगता है एक फ्रेश मूव चालू हो गई। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है 1 या 2 दिन, शायद ये स्टॉक साइडवेज चले जाए। जब तक 428 के नीचे क्लोज नहीं होता है, मैं समझता हूं रैली बरकरार है, और मुझे लगता है 455-460 का टारगेट मैं प्लेस करूंगा अगले कुछ दिनों में आना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वहां तक तो एटलीस्ट रोके। ओके। इस बीच एक खबर आ रही है MEP इंफ्रा को लेकर, इन्हें NH8E एक्सप्रेसवे का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विजय, क्या आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया। MEP इंफ्रा वो स्टॉक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी अभी खबर आई है कि इनको गुजरात में NH8E एक्सप्रेसवे का ऑर्डर मिला है। क्या आप इस पर नजर रखते हैं? कोई व्यू देंगे? मुझे लगता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं इंक्लूडिंग MEP, और जो नए ऑर्डर्स मिलेंगे, अब देखिए 2 साल पूरे किए मोदी सरकार ने कल, और काफी लार्ज टिकट जो चीजें होनी है वो अभी बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग होनी है वो बाकी है। आई थिंक जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इंक्लूडिंग MEP, सबको फायदा पहुंचना चाहिए। एक इंस्टेंट रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा स्टॉक में, आई सपोज सो। चलिए, तो MEP इंफ्रा के ऊपर खबर के दम पर नजर रहेगी। लेकिन काफी सारी सरकारी कंपनियां जिन्होंने नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए। पावर ग्रिड के नंबर्स अच्छे थे, BPCL के नंबर्स के साथ साथ बोनस आया। इस सब पर बात होगी हमारे एक्सपर्ट से, हम पूछेंगे कि इन शेयरों में क्या करना चाहिए। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट नतीजा अगर कोई एक है तो वो SBI का नंबर है, और भेल का नंबर भी बाजार के लिए काफी अहमियत रखने वाला है। कल खासतौर पर L&T ने जिस तरह से पॉजिटिवली सरप्राइज किया था। हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं और उनसे जानते हैं कि CNBC आवाज का पोल क्या कह रहा है। SBI से शुरुआत करें पूजा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार? SBI के नतीजों की बात करें तो इस बार भी AQR का इफेक्ट दिखेगा Q3 की तरह। स्लिपेजेस और प्रोविजंस बैंक के काफी ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे। लेकिन इनके MPAs की अगर बात करें तो Q4 रिकवरी के लिहाज से काफी स्ट्रांग क्वार्टर माना जाता है, और SBI की तरफ से एक अच्छी रिकवरी देखने की उम्मीद है। इसकी वजह से हमारा अनुमान है कि जो NPA में ज्यादा कुछ प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। हेडलाइन नंबर्स पर 5% के आसपास ये नंबर्स बरकरार रहेंगे, और पेयर से कंपेयर करें तो काफी अच्छे सिचुएशन पर है इस वक्त SBI। इसके अलावा बैंक ने कुछ सरप्लस, एक अलग से सरप्लस फंड बनाकर रखा था, जो कि बैंक एज अ प्रोविजनिंग उसको Q4 FY15 में यूज करेगी, तो वहां से भी एक सपोर्ट मिलेगा कंपनी के प्रोविजनिंग में, और अर्निंग्स में थोड़ा बहुत यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट की कमेंट्री पर रहेगा। आगे जाके क्या गाइडेंस दे रही है, किस तरह की वॉचलिस्ट SBI की तरफ से निकल कर आती है, इस पर खास नजर रहेगी। और BHEL, चूंकि प्रोविजनल आंकड़ा तो BHEL ने दिया है पूरे साल का, तो काफी बेहतर अनुमान लगा होगा यहाँ पे। BHEL के जो प्रोविजनल नंबर्स आए थे उसमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन में तो दबाव था, लेकिन ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांग थी, तो उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनी के जो ऑर्डर बुक्स रहेंगे वो काफी स्ट्रांग रहेंगे। FY11 से अगर कंपेयर करें तो इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर है, लेकिन ये भी देखना होगा कि इसमें से कितना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस मार्जिन लेवल्स पे कंपनी एग्जीक्यूट करेगी। तो BHEL की तरफ से एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। राइट, शुक्रिया आपका पूजा इस जानकारी के लिए। तो मेक और ब्रेक तो दरअसल SBI का नंबर रहने वाला है। संदीप, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? कल काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है SBI में भी, 5% मूव हुआ है ये स्टॉक। ये बताइए आज क्या करना चाहिए SBI में नतीजों से पहले? हेमंत, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात आपको बता दूं, चार्ट्स पे मुझे कोई भी नेगेटिव संकेत नहीं आ रहे। इनफैक्ट 175 के लेवल पे मैं बेरिश था, मुझे नहीं लग रहा था ये 184 के लेवल्स आएंगे। तो हमने जो भी हमारे क्लाइंट शॉर्ट थे उनको बोला काट लीजिए,
शायद आज रिजल्ट्स के बेसिस पे गिर सकता है, लेकिन मुझे चार्ट्स में कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है और शायद खराब रिजल्ट ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। तो मैं बुलिश मार्केट में जो मेरा व्यू है मैं उसी के साथ चलूंगा। मुझे लगता है एसबीआई कॉन्ट्रा कॉल लेके 195 196 तक जाते हुए लगता है, शायद 180 178 के नीचे गिरे, उसके आसपास गिरे तो बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, रिलेटिवली अगर आप देखें तो दरअसल यहां पर एनपीएज इतने बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं जितने कि कई और दूसरे बैंकों में हमने देखे हैं, तो ये इस वजह से बेहतर लगेगा। आउट परफॉर्मर भी है, बेहतर वैल्यूएशन पे चल भी रहा है, लेकिन बाजार ने काफी डिस्काउंट किया है। तो यहां से ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव सरप्राइज आता है कि नहीं हेमंत? ये ट्रेडर्स के लिए तो ज्यादा बड़ा चैलेंज ये होगा क्योंकि हम नीचे करीब 170 के आसपास चले गए थे, वहां से बाउंस कर चुके हैं। इस बार कई पीएसयू बैंकों ने कमजोर नंबर्स देने के बाद भी एक अच्छी तेजी दिखाई है, तो मुझे लगता है नतीजों पर लोगों की नजर से ज्यादा कमेंट्री के ऊपर नजर होने वाली है कि बैंक क्या कहता है कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, आगे ज्यादा दिक्कतें तो नहीं होंगी। तो नतीजों के अलावा कमेंट्री के ऊपर सबकी आज फोकस रहने वाला है, एसबीआई में खासतौर पर दिग्गज है। इसके अलावा भेल, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको, ये बताइए। कल एलएनटी में जिस तरह से तेजी देखने को मिली, सबने भेल भी खरीदा है भर भर के, आज क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा भेल? चार्ट्स क्या बताते हैं? चार्ट्स में मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, वॉल्यूम बिल्टअप है, लेकिन ये ना एक्सपेक्ट करे कि जो एलएनटी ने किया भेल करेगा। एलएनटी ने तो सीधा 12% अप दिया, ये 2-3-4% की मूव दे सकता है, तो वहां तक खेलने के लिए ठीक है। अभी 128 का बंद है, 133 134 के टारगेट से प्ले करे और 125 का स्टॉप लॉस रखे। ओके। और एनएसई पर बैंक निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट आज से शुरू हो रहा है। क्या है इसके फायदे और कैसे इसमें ट्रेड करना चाहिए, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और एनएसई पर बैंक निफ्टी का अब से आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी आज से शुरू होगा। तो अब तक आप सीरीज का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं बैंक निफ्टी का, लेकिन हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट भी आज से शुरू हो रहा है। हर बृहस्पतिवार को ये एक्सपायर भी हुआ करेगा, लेकिन क्या है इसके फायदे, किस तरह से आपको इसको ट्रेड करना चाहिए, इस सब पर बात की हमारे मार्केट साइट अनिल सिंघवी ने एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका से। आइए सुनाते हैं उसका एक चंक। जून सीरीज में एक एनएसई नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने जा रहा है और वो है बैंक निफ्टी का छोटा कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, हफ्ते हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर पाएंगे। अभी क्या होता है, अभी आप जो भी फ्यूचर्स खरीदते हैं, जो भी ऑप्शंस खरीदते हैं, वो होते हैं 1 महीने के लिए, ठीक है ना। हर महीने के हर आखिरी गुरुवार को आप एक्सपायरी होते हुए देखते हैं। अब ये होगा हर हफ्ते, हर गुरुवार ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये एक्सपायर होगा और एक साथ 7 हफ्तों के कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए जाएंगे। तो बैंक निफ्टी के इस छोटे कॉन्ट्रैक्ट में, छोटे समय के कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ खास बातें हैं, कैसे आप फायदा उठा सकते हैं, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ वायदा कारोबार के जाने माने विशेषज्ञ और एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नितिन, क्या फायदे नुकसान ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले इस प्रोडक्ट की विशेषताएं बताएं, कैसे ट्रेड होगा ये? देखिए जी, जैसा आपने बताया कि अभी हमारे पास बैंक निफ्टी में मंथली कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हर मंथ के एंड में थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। यहाँ पे ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो हर वीक के एंड में एवरी थर्सडे को एक्सपायर होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये वीकली एक्सपायरी होगी, वहाँ पे मंथली एक्सपायरी है। और एक और जो डिफरेंस आ रहा है, अभी जो लॉट साइज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो 30 शेयर का लॉट साइज है, जो बैंक निफ्टी के करंट मंथ की ऑप्शंस में भी 30 का ही लॉट साइज है। बट जुलाई से जो वीकली ऑप्शंस होंगे उसके लॉट साइज 40 के होंगे, यानी कि आपको 1 महीने के लिए 30 का लॉट साइज मिल रहा है, उसके बाद से 40 का हो जाएगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है ये मेजर 2 ही डिफरेंस है कि एक तो आपको वीकली एक्सपायरी है, वहां पे मंथली एक्सपायरी है। दूसरी बात, गोइंग फॉरवर्ड इसमें 40 का लॉट साइज है और वहां पे आपको 30 का लॉट साइज होगा। बट करंट में 1 महीने के लिए ये लॉट साइज अभी 30 का रखा गया है। अच्छा, एक छोटे ट्रेडर को फायदा क्या होगा इससे? लेकिन ये छोटे ट्रेडर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे सपोज कीजिए आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है 7 जून को, जैसे आरबीआई की पॉलिसी है, उस समय अगर मुझे कॉल पुट दोनों लेनी होती है तो पूरे मंथ का प्रीमियम 700 से 800 रुपया होता है। और उस समय अगर बड़ी मूवमेंट नहीं आती है तो छोटे ट्रेडर को ऑप्शंस के प्रीमियम में वोलेटिलिटी का काफी नुकसान होता है। अगर यहाँ पे मैं प्रीमियम्स, वीकली प्रीमियम्स लूं तो मुझे करीब 200-250 रुपया में वो स्टैडल यानी कॉल एंड पुट दोनों मिल जाएगी।
और आरबीआई की पॉलिसी जब भी आएगी तो आप ये मान के चलें कि 200, 250, 300 पॉइंट से ज्यादा कम से कम मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में मिलेगी। उसके कारण छोटा ट्रेडर बड़े आराम से कॉल पुट दोनों खरीद के बैंक निफ्टी में जब भी कभी इवेंट है या फिर नॉर्मली वॉलेटिलिटी है उसमें कमा सकता है। इनफैक्ट अगर पॉलिसी भी नहीं है, कोई इवेंट भी नहीं है, अगर आप वीकली बेसिस पे भी काम करना चाहते हैं तो एक वीक में नॉर्मली अगर आप हिस्ट्री टेस्ट करेंगे तो बैंक निफ्टी में हमेशा हाई लो 400 पॉइंट का ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। अगर मैं कॉल पुट दोनों खरीद लूं हर वीक में तो मुझे 200 रुपए का प्रीमियम लगेगा, और अगर बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट होगी तो एक छोटा निवेशक उसमें पैसे कमा सकता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन होगा जहां पे कुछ हद तक प्रॉफिट बन सकती है बिना डायरेक्शन का व्यू लिए। दूसरा बेनिफिट इसमें यह भी है कि प्रीमियम्स कम होने के कारण आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण आप क्या तो पोजीशंस बड़ी भी ले सकते हैं, जैसे अगर आप 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट लेते हैं वहां पे आप 4-5 लॉट 7 लॉट 10 लॉट की भी पोजीशन ले सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू लेना है, 2-3 दिन का व्यू लेना है, तो शॉर्ट टर्म व्यू में आप कम प्रीमियम दे करके व्यू लेकर के चल सकते हैं। वहीं अगर मंथली ऑप्शंस होता है तो आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। चौथा इसमें बेनिफिट ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास सपोज पोर्टफोलियो है और मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस लग रही है, मार्केट में अनकंफर्टेबल आ रहा है, तो उस समय आपकी हेजिंग कॉस्ट काफी कम हो जाएगी क्योंकि आप कम प्रीमियम देके अपने पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म में हेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर कोई आर्बिट्रेज करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि वीकली ऑप्शंस वर्सेस मंथली ऑप्शंस में स्प्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स कर सकते हैं। अगर एडवांस ट्रेडर हैं तो वो कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके से इसका रिटेल इन्वेस्टर्स, आर्बिट्रेजर और एडवांस ट्रेडर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नितिन जी, लेकिन फायदा तो आप जैसे ब्रोकर्स को भी होगा। आपके एक ट्रेड के बजाय आपके महीने में 4 ट्रेड होंगे, ब्रोकरेज बढ़ेगी, लेकिन वो कॉस्ट तो ट्रेडर्स के लिए बढ़ने वाली फिर ट्रांजेक्शन की। देखिए जी, अगर ट्रेडर को बेनिफिट हो और 2 पैसे ब्रोकर को भी आए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैंने बताया कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अगर कॉल पुट दोनों लेकर के इवेंट के पहले काम करें और उनको प्रॉफिट हो तो उसमें अगर हमें भी 2 पैसे दलाली मिले तो ये बेटर है, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पे ये जरूर है कि ड्रॉबैक में ये आएगा कि अगर आप वीकली ऑप्शन में लेते हैं तो हर वीक आपको ऑप्शन लेनी पड़ेगी उसको स्क्वायर ऑफ करके, तो थोड़ी सी आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। बट नेट अगर मेरा रिस्क रिड्यूस करता है, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करता है, तो थोड़ी सी कमीशन कॉस्ट अगर इंक्रीज भी होती है तो वो नेट आपके बैलेंस शीट को इम्पैक्ट नहीं करेगी। बट हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि कमीशन वाइज थोड़ा सा जो वीकली ट्रेडर होगा उसको ज्यादा देना पड़ सकता है। परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, ये पूरा प्रोडक्ट हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, इसके फायदे नुकसान बताने के लिए। चलिए, तो ये अब 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इस महीने 2 जून को एक एक्सपायर होगा, 9 जून को दूसरा एक्सपायर होगा, 16 जून को तीसरा और 23 जून को चौथा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो अब आपके पास मौका है यहां पर भी दाव लगाने का, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल और मजबूत होने वाला है। जी हां, संदीप जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, राकेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ेंगे जेके जैन साहब भी। संदीप वागले हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में और इन सब के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज, टॉप पिक्स आज के लिए लेकर आएंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं संदीप वागले, राकेश बंसल, संदीप जैन और जेके जैन। जेके, पहले आपकी राय लेना चाहेंगे कल की एक्सपायरी को देखते हुए, अब आप क्या कॉल दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? 2 दिन से जिस हिसाब से मूवमेंट आया है मार्केट में, ओवरऑल अगर 2 लोग के आंकड़े हुए तो 2 दिन पहले काफी कम थे, बट 2 दिन में काफी हद तक पिकअप हुआ है। तो रोल्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट सीरीज में भी मार्केट जो मोमेंटम है जो पिछले 2 दिन लास्ट एक्सपायरी के वीक में जो कैरी हुआ है वो अगले सीरीज में भी कैरी ऑन हो सकता है। और ऑप्शन के आंकड़े भी देखोगे तो क्लियर कट वहाँ पे सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 82 के कॉल में है, जहाँ पे 30 लाख का शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। जब तक ये 55-60 लाख क्रॉस नहीं कर देता है आई डोंट थिंक सो उतना रेसिस्टेंस होगा मार्केट में। तो मेरे हिसाब से आई थिंक एवरी डिप पे बाय करना चाहिए। ऊपर के स्तर पे इमीडिएट टारगेट 8150 होगा और इस सीरीज के लिए 8300, 8350 भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो हर गिरावट पे खरीदने के लिए सलाह दूंगा। 7900 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट में, एवरी डिप पे बाय करने की सलाह दूंगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए, हर गिरावट में खरीदारी की चेष्टा करिए, ये राय जैन साहब की तरफ से निकल कर आ रही है। लेकिन वागले साहब, आप कह रहे थे कि M&M फाइनेंस में आपको खरीदारी करने की राय है, और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपके टॉप पिक्स के तौर पर निकल कर आए?
हेमंत, वेदांता में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है फॉर अ शॉर्ट टर्म 2-3 डे 5-7% अपसाइड, जो मैं 101 के स्टॉप लॉस से 112 के टारगेट के लिए रिकमेंड करूंगा। अडानी पावर में वैसे सिमिलर पैटर्न है, मोमेंटम इंडिकेटर्स तेजी सजेस्ट कर रहे हैं, जिसको 28 के स्टॉप लॉस से 36 के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है अगले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में। और कैपिटल गुड्स सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इसमें से सीमेंस चूज करूंगा, जो 1164 के स्टॉप लॉस से 1230 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए तो अडानी पावर, वेदांता, M&M फाइनेंशियल्स, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। वक्त है संदीप आपसे विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश बंसल और संदीप जैन की भी राय हम पेश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त है और ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन भी शुरू होने वाला है। जी हाँ, पहला सौदा हाजिर करेंगे, रुपए की ओपनिंग पर होगी नजर। ब्रोकरेज हाउसेज की क्या व्यूज निकल कर आ रहे हैं उन कंपनियों पर, खासतौर पर जिन्होंने नतीजे बाजार बंद होने के बाद पेश किया है, और 2020 का एक रिकैप भी लेंगे और आपका फेवरेट शेयर जैकपॉट स्टॉक भी हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। तो काफी एक्शन पैक रहने वाला है अगला 15-20 मिनट। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।